हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम इसमें सेल के बारे में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है। हमारी सेल होती है। देखो शुरू से शुरू करते हैं। जो हमारी सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? साइटो। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नेम उसका क्या होता है? साइटो होता है। और जो हमारी स्टडी होती है सेल की वो क्या कहलाती है? हमारी स्टडी होती है सेल की वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। तो सेल की स्टडी क्या कहलाई? साइटोलॉजी। ओके। अब देखो, जो हमारे सेल के जो फादर थे, सबसे पहले कौन थे? रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया था? 65 में जो होती है डेड सेल को क्या किया था? इन्वेंशन किया था। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा था कि जो वो किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रॉबर्ट हुक। जो बाकी ट्री की बार्क होती है, ट्री की बार्क जो छाल होती है, उस पर जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दी। उन्होंने उसमें उसको क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। ठीक है, तो यहां से आई थी हमारी सेल। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन उनका जो माइक्रोस्कोप था वो ज्यादा मैग्निफिकेशन का नहीं था, इस वजह से उन्होंने सेल में कोई मोबिलिटी नहीं दिखाई दी। तो उन्होंने सेल को क्या घोषित कर दिया? डेड। तो उन्होंने किस तरह की सेल खोजी थी? डेड। ठीक है, इन्होंने डेड सेल को खोजा था। नेक्स्ट हमारी जो लिविंग सेल थी उनको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने बताया था कि सेल जो होती है वो लिविंग होती है। सारी सेल्स कैसी होती है? लिविंग होती है। और सेल्स जो हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, सेल हमारी क्या होती है? स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है। ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बताया था और इन्होंने देखे था अपने माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इनके माइक्रोस्कोप की जो कैपेसिटी थी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से इन्होंने देखा कि सेल जो होती है उसमें मोबिलिटी है, मतलब सेल क्या है कि लिविंग है। ठीक है, तो इन्होंने किस तरह की सेल क्या थ्योरी दी कि सेल क्या है? लिविंग है। तो वो किसने दी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। नेक्स्ट जो हमारे दो प्रिंसिपल आते हैं, जो हमारी सेल थ्योरी आती है, वो दी थी शिल्डन एंड सेवान ने 1838 में एंड 1839 में। इन्होंने क्या बोला था? शिल्डन और सेवान ने बोला था कि जो हमारी सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे आती है? देखो, जैसे कि कोई भी सेल्स का जब कोई भी सेल बनती है तो किससे बनती है? अगर हम इन एनिमल्स में बात करें तो जैसे ये एग है। ठीक है, और जैसे ये एग हो गया, ये स्पर्म हो गया। ठीक है, ये तो फीमेल का हो गया और ये मेल का हो गया। उससे क्या हुआ? यहाँ पे दो सेल्स थी। ठीक है, ये दोनों ने फ्यूज करके क्या बना दिया? एक जाइगोट। ठीक है, ये बाद में सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है, तो जितनी भी हमारे आगे सेल बन रही है वो किससे आ रही है? हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यही थी सेल थ्योरी। ओके, तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। और सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और एक बात और कि सेल हमारी क्या होती है? फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। लेकिन सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में जो सबसे छोटी सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की, जो क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है। ये सबसे छोटी सेल है। ठीक है, ये क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है। और सबसे बड़ी सेल जो होती है वो जो ओस्ट्रिच का जो एग होता है उसकी सेल्स क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। ये हो गई पूरे इन वर्ल्ड। ये किस में हो गई? पूरे इन वर्ल्ड में सेल का। अब अगर हम बात करें इन एनिमल्स की या प्लांट्स की या अपने इन प्लांट एंड एनिमल दोनों की, तो उसमें देखो, जो हमारी ह्यूमंस की बात करें पहले हम, जो ह्यूमन में सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म की, जो कि मेल में पाई जाती है। ठीक है, स्पर्म किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। तो जो स्पर्म होते हैं उनकी सेल क्या होती है? सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी सेल किसकी होती है? ओवम की, ये जो कि फीमेल में पाए जाते हैं। ठीक है, फीमेल में जो ओवम होता है उसकी सेल क्या होती है? सबसे बड़ी। जो फीमेल का जो एग बनता है उसकी सेल्स क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी ह्यूमंस की बात। अब देखो, जो हमारी सेल्स है, जो हमारी सेल्स की जो लंबाई होती है, सबसे लंबी सेल, अब हमने बात कर ली पूरे इंडिया में, बात कर ली इन ह्यूमंस में बात कर ली। अगर हम बात करें कि हमारे जो पूरे ह्यूमंस में सबसे लंबी सेल कौन सी है? ठीक है, लंबी मतलब पूरी लंबाई में, तो वो किसकी होती है? न्यूरॉन की सेल होती है। ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन क्या होता है? पूरा लंबा होता है, तो उसकी सेल्स क्या होती है? सबसे लंबी सेल होती है। अब देखो,
अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी सेल है ह्यूमंस में जिसमें कोई डिवीजन नहीं होता, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सेल तो डिवाइड करती है, सेल से क्या बनते हैं, हमारे सारे बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जो कि डिवाइड करती ही नहीं है, ठीक है। वो कौन सी सेल होती है ह्यूमंस में? न्यूरॉन की सेल कौन सी होती है? जो बिल्कुल डिवाइड नहीं करती है, ठीक है। और जो फास्ट डिवाइड करती है ये ह्यूमंस में चल रहा है। किसमें चल रहा है? ह्यूमन में। ह्यूमन सेल कह रहे हैं, एनिमल सेल कह रहे हैं, ठीक है, जो लिविंग है उनमें चल रहा है। तो ये जो सबसे फास्ट डिवीजन, जो जिसमें सबसे ज्यादा फास्ट डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मतलब क्या होता है? एक सेल से दूसरे बहुत सारी सेल का बन जाना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिवीजन किस में होता है? हमारी लीवर की सेल में, ठीक है। ये क्लियर है आपको? ठीक है। तो हमने क्या बात करी? देखो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे छोटी सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, सबसे बड़ी होती है ऑस्ट्रिच के एग की। और अगर हम बात करें कि ह्यूमंस की बात करें तो सबसे छोटी स्पर्म की होती है और सबसे बड़ी ओवम की होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, ठीक है। एक तो छोटी बड़ी हो गई, छोटी बड़ी का मतलब हो गया कि मतलब कि एक पूरी देखो छोटी बड़ी का मतलब क्या होगा? ये तो साइज में हो गया, ठीक है, साइज में। जैसे छोटा है, बड़ा है, एक लंबाई में, जैसे पूरा कितना लंबा है, ठीक है। लंबे का मतलब हो गया जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी भी बिल्डिंग की तो कितनी मतलब कितनी बड़ी है, ठीक है। एक तो हम बिल्डिंग की पूरी बड़ी की बात करें और एक हम बात करें कोई बिल्डिंग कितनी लंबी है, मतलब कितनी ऊंची है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया, तो ये डिफरेंस हुआ। तो ये सबसे लंबी सेल कौन सी हुई? न्यूरॉन की। और सबसे छोटी सेल किसकी हुई? स्पर्म की। देखो इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो सबसे वो जो कि जिसमें सेल डिवीजन होता है वो न्यूरॉन होता है, और जिसमें फास्ट होता है, जिसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है, वो कौन सी सेल होती है? न्यूरॉन होती है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सेल होती है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, वो किसका होता है? न्यूरॉन का होता है। और जिसमें फास्ट डिवीजन होता है वो किसका होता है? लीवर का होता है, ठीक है। ये तो हमारी होती है पूरी साइटोलॉजी का दिन, कि हमने साइटोलॉजी में क्या क्या पढ़ा है, साइटोलॉजी में हमने कौन सी सेल्स पढ़ी है, छोटी है, बड़ी है, लंबी है, चौड़ी है, ठीक है। हमने सब तरह की सेल्स पढ़ ली है, ठीक है। अब हम अपना जो हमारा टॉपिक है सेल्स वो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कि हम बात करते हैं, इधर रहते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे जैसे कि जब हम कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले मकान में क्या चाहिए होती है? हमें ईंटें चाहिए होती है, ठीक, ब्रिक चाहिए होती है। तो देखो जैसे पहले हमने क्या ली? ब्रिक, ईंट। ईंट से क्या बनाई हमने? ईंटों को सारी को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं? वॉल बनाते हैं, ठीक है। अब एक वॉल बन गई, फिर दूसरी वॉल खड़ी करते हैं, तीसरी वॉल खड़ी करते हैं, सारी वॉल खड़ी करके फिर क्या बन जाता है? एक रूम बन जाता है, ठीक है। उसी रूम में और ब्रिक लगाते जाएंगे, उससे क्या बन जाएगा? हाउस। इसी तरह ही हमारा सेल का जो पार्ट होता है वो काम करता है। सेल का पार्ट किस पे काम करता है? देखो सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, ठीक है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनता है? बॉडी। जैसे कि मैंने बात की, इसी तरह ही हमारा सेल का जो सिस्टम होता है वो काम करता है। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनती है। जैसे कि अगर हम बात करें सेल की, तो सेल से हमने क्या बनाया? सेल फर्दर डिवाइड, क्योंकि हमारे अलग अलग प्रत्येक अंग में अलग अलग प्रकार की सेल होती है। कुछ सेल का काम हैंड का निर्माण करना होता है, कोई हैंड फॉर्मेशन करती है, कोई हमारा पैर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, कोई हमारे आइस का फॉर्मेशन करती है। सब में क्या होती है? सेल्स होती है। तो देखो जैसे हमारी सेल्स हो गई, हमारा बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। इस तरह हमारा सेल का स्ट्रक्चर काम करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि सेल्स में हमारे कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, या सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है। हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स होती है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो हम शुरुआत करेंगे हमारी सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किस में पाई जाती है? प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। जो ये मेम्ब्रेन होती है प्लांट में और एनिमल में दोनों में ही पाई जाती है, ठीक है। जो प्लांट सेल होती है जो कि मूव करते हैं, और एनिमल सेल भी क्या करते हैं? दोनों मूव करते हैं। तो दोनों ही क्या करते हैं? मूव करते हैं। कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, दोनों ही लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। सेकंड है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ये किस प्लाज्मा, जो ये देखो जैसे कि ये हमारी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ये क्या है? एक तरह की मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो ऑल द ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। जितने भी हम आगे जाके मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, वैक्यूल हो, न्यूक्लियस हो, सारे जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक बाहर मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या हुआ? इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना, ठीक है, सारे ऑर्गेन्स को। मान लो ये मेम्ब्रेन नहीं हो, ये मेम्ब्रेन नहीं हो, तो सारे ऑर्गेन्स तो इधर उधर हो जाएंगे,
ठीक है। तो मेम्ब्रेन का होना ही इतना ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिल्स में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सारे जो ऑर्गेनिल्स होते हैं उनको एक तरह की हार्डनेस प्रोवाइड करती है। मतलब कि जैसे कि अगर एग्जांपल से अगर हम देखें तो जैसे कि हम बाजार में जब सब्जी लेने जाते हैं, मार्केट में जब हम सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाले जैसे हमने कुछ सब्जी ले ली, जैसे हमने पोटैटो ले लिए, टोमेटो ले लिए या कुछ भी जिंजर ले ली, तो सब वो जो हमारी जो चीजें हैं वो किस में रख के देगा, हम एक पॉलिथीन में रख के देता है। तो एक पॉलिथीन क्या हो गई, हमारी मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। अगर वो मेम्ब्रेन नहीं होगी तो हम बिखरी बिखरी चीजें कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ही ये मेम्ब्रेन क्या करती है, जो एनिमल और प्लांट सेल्स होती है उसको एक प्रोटेक्शन का काम करती है। सारे ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो हमारी हो गई मेम्ब्रेन। अब देखो, जब हमारी कोई हल्की चीज होती है तो हमें एक पन्नी मिलती है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने 2 किलो आलू लिए तो हमें केवल एक ही पन्नी मिलेगी। अगर मान लो मैं 5 किलो आलू ले लूं तो वो क्या करता है, सब्जी वाला उस पन्नी को क्या कर देता है, डबल कर देता है। तो जो डबल पन्नी होती है वो क्या हुई हमारी सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है, ये एक तरह की डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या होती है, डबल लेयर हो जाती है। ये क्या हो गई, सेल वॉल, और ये अंदर की क्या हुई, मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, डबल लेयर, डबल लेयर। देखो, जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है ये केवल किस में पाई जाती है, ये केवल प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। और ये किसकी बनी हुई होती है, ये डबल लेयर होती है, ये सेलुलोज की। देखो, मेम्ब्रेन तो प्रोटीन की बनी होती है और जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और जो ये सेलुलोज होता है वो क्या होता है, सेलुलोज की एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो सेलुलोज होता है, जो प्लांट होते हैं उनको क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो ये किसकी बनी हुई होगी, सेलुलोज की, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। और ये इसका भी वही काम होता है, इसमें भी क्या होता है, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देने का, ठीक है। वही सेम मेम्ब्रेन वाला काम हो गया। जैसे कि मेम्ब्रेन, इसमें भी क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेन्स ऐसे होते हैं जिसकी सिंगल लेयर होती है, कि क्या होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो डबल लेयर होती है इसका काम भी क्या हो गया, प्रोटेक्शन देना हो गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया। जो ऑर्गेनिल्स पढ़ेंगे, अब हम जो नेक्स्ट ऑर्गेनिल पढ़ेंगे वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, हमारा पावर हाउस होता है। देखो कैसे होता है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैं इस डायग्राम में बता देती हूँ। देखो, इसमें ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि हम इसमें सभी इकट्ठा करेंगे, जो हम पढ़ते जाएंगे वो हम इसमें लिखते जाएंगे। अब देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, जो हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है वो हीमोग्लोबिन से जाके मिलती है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है इस ऑक्सीजन को किसको देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को देता है, ठीक है। किसको देता है, रेस्पिरेशन से माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हम नेक्स्ट सारे ऑर्गन्स को हम स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल ओवरव्यू बता रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब साइकिल चलता है। क्योंकि इसकी जो इन्वेंशन था वो क्रेब ने किया था, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। तो ये क्रेब साइकिल होता है, इसमें क्या जनरेट होते हैं, एटीपी। जब ऑक्सीजन मिलती है तो क्या जनरेट करती है, एटीपी। और एटीपी जनरेट होता है तो क्या बनेगी, एनर्जी। क्या बनेगी, एनर्जी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस। ओके, तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की जो दीवारें होती है, इनर वॉल होती है, उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल, खांच की तरह होता है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, जब देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होती है। अभी तो आपको इतना ही समझ जरूरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एटीपी को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो 38 जो ग्लूकोज जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जब 38 ग्लूकोज जनरेट होंगे उसके बाद उससे ही क्या जनरेट होगा, एक एटीपी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। तो इसमें इस तरह ही साइकिल चलती है, ठीक है। अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्गी अपरेटस। देखो, जब हमारे शरीर में, अब हम क्या पढ़ेंगे, गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी। सबसे पहले तो इसका जो इन्वेंशन था वो किसने की थी, कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है। इसका इन्वेंशन किसने किया था, कैमिलो गोल्गी ने। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस गोल्गी अपरेटस की
को खो जाता है, ठीक है। जो इसमें जो गोल्जी अपरेटस होता है ये क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है और एक तरह के सेट में काम करती है, और इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सिस्टर्न बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मेन जो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, गोल्जी बॉडी का काम होता है एनर्जी को स्टोरेज करने का, पैकिंग करने का और ट्रांसपोर्टेशन करने का। वो कैसे करती है गोल्जी बॉडी, देखो जब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या हो रहा है कि हमारे जो एटीपी जनरेट हो रहे हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम कोई अपना काम करते हैं, मान लो मैं कोई हाथ से कोई रिटर्न वर्क कर रही हूँ और जैसे मेरा हाथ थक जाता है, ठीक है, थक जाता है तो क्या होता है, वो गोल्जी बॉडी क्या करती है, मान लो मैं और पैर से कुछ नहीं कर रही, बैठी हूँ आराम से, तो गोल्जी बॉडी पैर का जो हमारी पैकेजिंग, जो पैर की एनर्जी होती है उसको कहाँ तक लाके देती है, हमारे हैंड तक लाके देती है, ठीक है। तो इस तरह क्या करा गोल्जी बॉडी ने तो इस तरह क्या किया गोल्जी बॉडी ने हमारी जो एनर्जी है उसको क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। तो एनर्जी का जो सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करती है, पूरी एनर्जी को हमारे शरीर में ट्रांसफर करती है। इसी तरह हम कहते हैं कि भाई हमारी पूरी बॉडी थकती है, ना कि अगर हम कहेंगे भाई हमारा हाथ दुख रहा है, हमारा पैर थक रहा है। तो हमारी जब भी थकती है, जब एनर्जी वाइज अगर हम बात करें तो पूरी बॉडी ही थकती है, ठीक है। तो पूरी बॉडी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इधर उधर जाना करना एनर्जी को, वो कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड काम हो गया स्टोरेज का, गोल्जी बॉडी का, ठीक है। अब नेक्स्ट है वैक्यूल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल। देखो वैक्यूल क्या होती है, एक तरह की यूं समझ लो कि पानी से भरी हुई एक थैली, ठीक है, उसको क्या बोला हमने, वैक्यूल। क्या बोला, वैक्यूल, जो पानी से भरी हुई होती है। देखो अब हम बात करेंगे कि कितनी भरी हुई होती है। ये क्या करती है, सबसे पहले ये बॉडी में हमारे 60% जो वाटर होता है, ठीक है, वो किस में होता है, हमारी जो बॉडी की बात करें उसमें 60% जो वाटर होता है वो किस में होता है, ये जो सेल्स में जो वैक्यूल होता है इसमें क्या होते हैं, वाटर पाया जाता है, ठीक है, वाटर मिलता है जो। और अगर हम वैक्यूल की बात करें तो ये वैक्यूल जो होती है प्लांट में बिग होती है, और एनिमल सेल्स में, या हम में बात करें हम एनिमल सेल में ही आते हैं। तो अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो उसमें कैसी होती है, स्मॉल होती है। देखो इसका एक रीजन होता है, इसका रीजन ये है कि जो प्लांट सेल जो होती है उसको जो होती है स्टोरेज की या पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो इसलिए क्या होती है, प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और हमारी जो वैक्यूल होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल की देखो 50 से 90% होती है, और हमारी बॉडी वाटर में, मतलब वाटर बॉडी कितनी होती है, 65% होती है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वैक्यूल की बात, ठीक है। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में स्मॉल होती है, ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब है कि वैक्यूल काम क्या करती है। देखो जैसे कि आपको पता ही है कि वैक्यूल में मैंने बताया है कि ये क्या करती है, जो हमारे जो होती है वाटर को स्टोर करने का काम करती है। तो जैसे वाटर स्टोर होगा तो इस तरह ये इसका फॉर्मेशन क्या हो गया, इसका काम क्या हो गया कि ये क्या कर रही है, स्टोरेज ऑफ सॉलिड या लिक्विड। कोई भी ऐसा कंटेंट हो जिसको स्टोर करना हो तो वो काम क्या करेगी, हमारी वैक्यूल करेगी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड वैक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है वो सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या काम करता है, एक बार बना लेते हैं हम जो हमने पढ़ा है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, वैक्यूल है, सेंट्रोसोम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। देखो जो हमारा इसकी इन्वेंशन बोवरी ने 1888 में की थी। ये क्या काम आता है, ये किस में काम आता है, ये काम आता है सेल डिवीजन में। देखो जब भी मियोसिस या माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, सेंट्रोसोम काम करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। हम जब आगे पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में या सेल डिवीजन पढ़ेंगे, मियोसिस माइटोसिस, तो उसमें देखेंगे कि सेंट्रोसोम क्या होता है, अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, ये डीएनए को कैरी करने का काम करते हैं। तो सेंट्रोसोम के क्या काम हुआ, हमारे सेल डिवीजन करने का, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो सेंट्रोसोम होता है ये सेल डिवीजन कर रहा है। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि एक सेल से दो सेल बना रहा है, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह के सेल डिवीजन कर रहा है। मतलब सेल को डिवाइड कर करके बहुत सारी सेल्स बना रहा है। अब देखो जो सेल डिवीजन हुआ, अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले भी जब मैंने चैप्टर शुरू किया था जब बताया था कि जो सेल डिवीजन होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है। देखो जो सेल डिवीजन
होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है, लीवर, क्योंकि लीवर की जो सेल्स होती है अगर डैमेज भी होती है तो अपने आप को सेल डिवीजन के थ्रू सही कर लेती है। लेकिन जो ब्रेन होता है इसमें सेल डिवीजन क्या होता है, बहुत कम होता है। देखो जब सेल डिवीजन अनकंट्रोलेबल होता है, जब सेल डिवीजन अनकंट्रोलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं, कैंसर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैंसर। लेकिन अगर हम बात करें कि जब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ब्रेन में तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है, लेकिन अगर हमने बात सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर होता है लोगों को, क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर जो हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है भाई, आप ये भी तो कह सकते हैं कि ब्रेन की जो सेल्स होती है वो डिवाइड तो करती ही नहीं है। जब सेल डिवाइड नहीं करेगी तो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, तो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ इसलिए होती है क्योंकि जो ब्रेन में होता है कुछ 10% सेल्स किसकी बनी होती है, गिलियन सेल्स की। किसकी बनी होती है, कुछ 10% सेल्स कुछ ऐसी होती है हमारी ब्रेन में जो कि गिलियन सेल्स की बनी होती है, और वो क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, जैसे ही गिलियन सेल डिवाइड करेगी तो इसी में क्या होती है, डिवाइड करेगी मतलब कि उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन। तो जैसे ही उसमें सेल डिवीजन होगा और मान लो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो गई तो वही क्या रूप ले लेती है, कैंसर का रूप ले लेती है, जिससे क्या होता है हमें, ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, तो ब्रेन में वैसे तो ब्रेन की सेल्स डिवाइड नहीं करती, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती है ब्रेन में जो जिनको गिलियन सेल बोलते हैं, वो सेल क्या होती है, उसमें सेल डिवीजन होता है, और वो अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो उससे क्या बनता है हमें, ब्रेन ट्यूमर। तो ये हमारा काम हो गया सेंट्रोसोम का। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या काम करता है, हमारे सेल डिवीजन का काम करता है, और इसकी इन्वेंशन पोवरी नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच होता है। अब इसकी जो ये क्या करता है, ये एक तरह का इनर स्केलेटन बनाता है, जैसे कि हमारा शरीर पूरा स्केलेटन से बना होता है। ठीक है, इसी तरह ही जो ये पूरा सेल्स होता है, जो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या करता है, एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है ताकि हमारी सेल पिचके नहीं। ठीक है, पिचक नहीं जाए, उसके लिए क्या होती है हमारी सेल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, हमारा एक स्केलेटन बना रहा है, हमको एक कवच प्रदान कर रहा है, हमको सुरक्षा दे रहा है, हेल्प कर रहा है सुरक्षा देने में। ठीक है, हेल्प करता है कि क्या, जिससे कि हमारा जो सेल है वो पिचके नहीं। तो उसके लिए क्या काम करती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करती है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह से होती है, एक तो होती है, देखो जो SER है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप की होती है। ठीक है, और ये है रफ। देखो इसको रफ और स्मूथ क्यों बोला है, जो हमारी, अब जैसे मान लो मैंने ये एंडोप्लाज्मिक कोई रेटिकुलम बनाई है, अभी मैंने नॉर्मली ऐसी बनाई है, ऐसी होती नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको मान लो मैंने स्मूथ मान लिया, इसको मान लो मैंने रफ मान लिया। ठीक है, अब ये रफ क्यों होती है, क्योंकि रफ इसलिए होती है क्योंकि इस पे क्या लगे होते हैं, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम लगे होते हैं इसमें। अब ये राइबोसोम देखो जो क्या करते हैं, अब जो ये स्मूथ वाली होती है ये किसका फॉर्मेशन करती है, ये करती है लिपिड या फ्लैट, जो फैट का, क्योंकि वो बिल्कुल स्मूथ होती है, चिकनी होती है। फैट भी कैसा होता है, बिल्कुल चिकना होता है। ठीक है, तो चिकने की वजह से स्मूथ जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, स्मूथ की वजह से जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, लिपिड फैट का, इनका स्मूथ करती है। लेकिन जो रफ वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो करती तो प्रोटीन फॉर्मेशन है, लेकिन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करती। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो अभी हम समझते हैं। इसका मतलब यह है, देखो जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम जब भी हम पढ़ेंगे तो यही आएगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। क्यों करती, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके जो भारी पार्ट पर, ये इसके भारी पार्ट पे क्या चिपके होते हैं, राइबोसोम। और जो राइबोसोम होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प कर रही है, राइबोसोम प्रोटीन में हेल्प कर रहे हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में, ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रेटिकुलम हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो हो गई है। और देखो ये क्या करती है, ये हमारे जो हमारी पूरी स्ट्रक्चर होती है उसको एक स्केलेटन प्रोवाइड करती है, मतलब ढांचा प्रोवाइड करती है, ताकि हमारी सेल तो पिचके नहीं। अगर हमारी सेल पिचक जाएगी, मतलब अगर हमारी सेल में कुछ नहीं होगा तो पिचक जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, दो तरह का होता है। स्मूथ होता है, स्मूथ का नाम से ही जैसे पता लग रहा है
ये लिपिड और फैट का फॉर्मेशन करता है, और जो रफ होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ओके, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। राइबोसोम का जो इन्वेंशन है वो पैलाडे ने किया था, ठीक है, पैलाडे ने किया था इसका इन्वेंशन। और ये क्या करता है, जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, वैक्यूल पढ़ लिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड नहीं पढ़ा अभी, और क्या पढ़ लिया हमने, राइबोसोम पढ़ लिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ठीक है। देखो अब हमारा नाम आता है राइबोसोम का, इसकी इन्वेंशन पैलाडे ने की थी। और ये राइबोसोम सेल में कहाँ पाया जाता है, ये राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर लगे होते हैं ये राइबोसोम। और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं ये, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। अब देखो जो राइबोसोम होते हैं इनको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में इनके सेडिमेंट कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेडिमेंट कोफिशिएंट क्या होता है, देखो सेडिमेंट कोफिशिएंट क्या है, जो इन सेल्स को इनके आकार के अकॉर्डिंग किसी भी लिक्विड में जो होता है सेल के अकॉर्डिंग किसी भी लिक्विड में इनको जब अलग अलग जो जैसे 70s और 80s राइबोसोम को जब एक टेस्ट ट्यूब में किसी लिक्विड में एक किसी रेट पर घुमाया जाता है, तो जिस रेट से ये नीचे बैठते हैं, सेडिमेंट होते हैं, तो वो उसका क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बैठता है, एटीएस, ठीक है। जो यूकैरियोट में जो बड़ा होता है वो क्या होता है, नीचे जल्दी बैठता है, तो एटीएस क्या होता है, यूकैरियोट में बिग, और जो स्मॉल होता है वो प्रोकैरियोट में 70s। एस क्या है यहाँ, सेडिमेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये था हमारा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम को फिर से एक बार देख लेते हैं। ये राइबोसोम की जो इन्वेंशन होता है पैलाडे ने की थी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें सेडिमेंट कोफिशिएंट है, छोटा यूकैरियोट में पाया जाता है, और बड़ा किस में पाया जाता है, सेडिमेंट जो एटीएस का जो होता है वो किस में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। देखो न्यूक्लियस जो होता है ये पूरा एक पावर हाउस होता है, ठीक है। जैसे कि पूरे जो जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस कहता है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया से भाई अपना काम करो, वैक्यूल से कहता है अपना काम करो, मतलब न्यूक्लियस क्या है, इन सबको क्या करता है, अपना ऑर्डर देता है, जैसे किंग हो गया, तो जैसे न्यूक्लियस क्या होगा, सेल्स का किंग होता है, ठीक है। इसकी जो इन्वेंशन था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको ब्रेन ऑफ द सेल होता है, यही सोचता है, जो ये सोचेगा उसके अकॉर्डिंग ये सब सेल से क्या करवाता है, काम करवाता है, इसलिए तो क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल्स बोला जाता है। अब देखो जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो 80% तो इसमें डीएनए और आरएनए क्रोमोसोम होते हैं, सॉरी, जो न्यूक्लियस होता है उसमें 80% तो प्रोटीन होता है, ठीक है, और 10% डीएनए होता है, और 10% अदर मटेरियल भरा हुआ होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें देखने का डीएनए क्या होता है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो ये क्रोमोसोम, डीएनए जो क्रोमोसोम होते हैं ये कैसे होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं इसमें। और डीएनए अगर मैं क्रोमोसोम को खोलूं और इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो वो क्या हो गया, एक पूरा जो पार्ट हो गया वो कैसा हो गया, इसका डीएनए और आरएनए बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लाइसोसोम, ठीक है। इसकी जो इन्वेंशन था वो डी डबे ने की थी। जो लाइसोसोम होते हैं इनमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेल को डाइजेस्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लो कोई भी सेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या कोई वैक्यूल है, मान लो ये अपना काम नहीं करती है, तो क्या करता है, लाइसोसोम यहाँ से आता है, और जैसे ही लाइसोसोम यहाँ आता है तो इनके ऊपर क्या छोड़ देता है, अपना जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो ये अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन पे छोड़ देगा, और ये सेल क्या होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये क्या करता है, सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसको इस लाइसोसोम में क्या हुआ, इसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोसोम क्या करता है, ये पूरी सेल्स में क्या होता है, सेल को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये जरूरी भी होता है क्योंकि अगर मान लो सेल्स, मतलब कि अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है,
ये मान लो डाइजेस्ट नहीं, मतलब कि अगर ये डेड हो गई, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मान लो डेड हो जाता है, तो ये तो फिर सेल्स में पड़ा रहेगा, ठीक है, सेल्स में क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। सेल्स में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, ये मतलब सेल्स सड़ने लगेगी। तो सेल्स को सड़ने से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, लाइसोसोम का। क्या यूज होता है, लाइसोसोम। ये क्या करता है, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को इसमें छोड़ता है और ये सेल्स क्या होती है, यहीं पे खत्म हो जाती है। तो लाइसोसोम का क्या काम हुआ, लाइसोसोम का क्या हुआ, सेल को डाइजेस्ट करना, ठीक है, सेल को अब लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सोसाइटल बैग ऑफ द सेल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइसोसोम अपने को ही खत्म कर लेता है। कैसे कर लेता है, जैसे लाइसोसोम है, कई बार क्या होता है सेल्स में, जैसे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, और न्यूक्लियस है, जो भी है, और लाइसोसोम होता है, ये कई बार क्या होता है, ये खुद ही फट जाता है। जैसे ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, सब क्या होती है, अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सोसाइटल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ताकि ये पूरी सेल्स को क्या होता है, सफाई करता है, ठीक है। और केवल ऐसी ये नहीं है कि पूरी ही सेल खत्म होती है, केवल वो हिस्सा जहां पर वो लाइसोसोम प्रेजेंट है हमारे सेल में, केवल हमारे शरीर का केवल एक छोटा सा हिस्सा, वो जो लाइसोसोम की जो सेल होती है, केवल वो ही खत्म होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सोसाइटल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, या एटम बम। जैसे एटम बम फटता है ना अपने आप ही, ऐसे फट जाता है अपनी सेल में और पूरी अपनी सेल को खत्म कर देता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मानव को ऐसा कौन सा ह्यूमंस में ऐसी कौन सी सेल में लाइसोसोम नहीं होता, आरबीसी में क्या नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की कौन सी बॉडी में लाइसोसोम नहीं होता है, किस सेल में, आरबीसी की ऐसी सेल होती है जिसमें लाइसोसोम नहीं होता है, बताओ। आरबीसी में तो लाइसोसोम है ही नहीं। मान लो इसका जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है, ठीक है। 120 दिन के बाद फिर वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन वो खत्म कैसे होगी, जब उसमें लाइसोसोम ही नहीं है तो वो खत्म कैसे होगी, वो खत्म इस तरह होती है, वो कहाँ जाके होती है, अपनी स्प्लीन में, जो कि एक तरह का ब्लड बैंक भी होता है, स्प्लीन में जाके क्या होती है, लाइसोसोम अपने आप को वहीं पे खत्म करती है, ठीक है। तो हमारे लाइसोसोम का क्या काम हुआ, हमारे लाइसोसोम का काम हुआ किसी भी सेल को खत्म करना। मतलब जो हमारी सेल है जिसमें कोई भी, मान लो कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म ढंग से काम नहीं करता है, उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, या कभी कभी ये खुद को भी खत्म कर लेता है। इसलिए तो क्या बोलते हैं, सोसाइटल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे लाइसोसोम का। अब हम बात करेंगे, देखो ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, ये तो न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, ठीक है, ये पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, एक लिक्विड भरा होता है, और न्यूक्लियस में भी एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस का लिक्विड होता है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल वॉल के अंदर जो भरा होता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इन दोनों को मिलाए तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, ओके। ठीक है। अब देखो जो हमारा, जो हमने अभी हम और भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें जो हमारे जितने भी ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें जो बाहर का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। देखो ये क्यों जरूरी होता है, ये क्यों नेसेसरी है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई किसी चीज में, मतलब कोई चीज, जैसे हम कोई चीज ऑनलाइन मंगाते हैं, जब हम कोई चीज ऑनलाइन मंगाते हैं, तो जब हम कोई डेलिकेट चीज मंगाते हैं तो उसमें क्या होती है, कागज भर के आता है, या हमारी वो जो वाली पन्नी होती है वो आती है। वो क्यों आती है, ताकि उन सबकी सेफ्टी रहे। तो इसी तरह ही प्रोटोप्लास्ट का काम होता है। ये प्रोटोप्लास्ट भी क्या करता है, जो हमारे जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं उसको स्टेबिलिटी, मतलब कि स्थिर रखता है, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, सभी जो चीजें होती है, हमारे जो ऑर्गेन्स होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो यही काम होता है हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का। सारे ऑर्गेनिज्म अभी हम नेक्स्ट बार में पढ़ेंगे, जो हमारा प्लास्टिक वगैरह जो बच गया है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।